नमस्कार दोस्तों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम बीएचयू के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके सॉल्यूशन का वर्क कर रहे हैं और उसी में आज मैं जो लेक्चर लेकर आया हूं उसमें हम 2010, 11 और 12 2010 से 12 तक के जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि दलहनी फसल की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है। ये गुलाबी रंग किसके कारण है? तो ये गुलाबी रंग होता है लेग हीमोग्लोबिन के कारण। लेग हीमोग्लोबिन के कारण दलहनी जो फसल है उसकी जो ग्रंथियां हैं उनका गुलाबी रंग होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, दलहनी फसल की जो जड़ें हैं इनकी ग्रंथियों का ये गुलाबी रंग है। ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के अंदर आपको पता ही होगा इसमें होता है राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये इनके अंदर पाया जाता है। और लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? यह ऑक्सीजन को ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया है, उनके तक ऑक्सीजन को ले जाना ये लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है। ये जो गुलाबी रंग है वो लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है और ये ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया तक ले जाता है ऑक्सीजन को। अगले प्रश्न पर हम चलें। अगला प्रश्न है सेब स्केब किस कारण से होता है? सेब की एक बीमारी है सेब स्केब, ये आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे। इस बीमारी का कारण एक फंगस है वेंचुरिया इनइक्वेलिस। ये जो फंगस है इसके कारण सेब में स्केब नामक रोग होता है। ये जो रोग है स्केब, इसमें हम देखते हैं कि जो फल हैं इसके अलावा जो पत्तियां हैं इनके अंदर धब्बे बन जाते हैं और ये फल खराब होने लगते हैं। ये सेवफल की एक प्रमुख बीमारी है सेब स्केब वेंचुरिया इनइक्वेलिस के कारण ये होती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये माइक्रोफेलिसरा जो स्पीसीज है, ये जो रोग है या ये जो रोगजनक है, इसके कारण हम देखते हैं ब्लैक सिगाटोका जो कि बीमारी है बनाना की। ब्लैक सिगाटोका आप बनाना, इसका रोगजनक है माइक्रोस्पेरेला स्पीसीज। इसी तरह से हम देखें तो ये जो दोनों हैं ये अलग अलग तरह की बीमारियां जो हैं ये एप्पल में होने वाली या सेब में होने वाली बीमारियों के कारण हैं। जैसे एप्पल के जो फ्रूट इंजुरी, और इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट में ट्राइकोथेसियम रोजिया। इसको हम देखें तो जो पिंक रॉट होता है, पिंक रॉट ऑफ एप्पल, ये एप्पल से जुड़े हुए हैं 3 और ये जो है ये जुड़ा हुआ है केरा से, ब्लैक सिगाटोका ऑफ बनाना। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है लीची में फल चिटकन रोग को किसके छिड़काव के द्वारा कम किया जा सकता है? आप देखेंगे जैसे लीची है, ये लीची का फल चिटकन मतलब फ्रूट क्रैकिंग या फल फटने लगते हैं। ये जो है लीची के अंदर हम देखते हैं ये होता है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से लीची में हो रहा है, जबकि और कई फलों में होता है। तो ज्यादातर हम बात करते हैं बोरान के कारण होता है। जैसे हम बात करें अनार के फल फटते हैं, टमाटर जो है इसके फल फटते हैं, ये बोरान की कमी के कारण फटते हैं। जबकि लीची में हम बात कर रहे हैं कि फलों का फटना, फल चिटकन, ये किस कारण से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से। इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास है, हैन और चिकन रोग किसमें पाया जाता है? तो हैन एंड चिकन जो है ये अंगूर की बीमारी है। अंगूर में होने वाला रोग है चिकन हैंड या चिकन, ये सब कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अंगूर के जो फल होने चाहिए इस तरह से सभी फल होने चाहिए बड़े, लेकिन इनके बीच में आप देखोगे इस तरह से छोटे छोटे ऐसे
ये फल पसे होते हैं। इस रोग को हम कहते हैं हैंड एंड चिकन रोग। ये जो रोग है ये हम देखते हैं बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी के कारण हम देखते हैं बीमारी कौन सी हो रही है, तो हैंड एंड चिकन। ये अंगूर में होने वाली बीमारी है जो कि बोरान की कमी से होती है। अगला हम चले तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, अति पके केले में सुगंध किस कारण से आती है। तो अति पके केले में सुगंध आती है आइसोपेंटानॉल। अति पके केले में क्या होता है कि केले के अंदर हम जो देखते हैं कि शर्करा है ना, जो शर्करा होती है केले के अंदर, जब ज्यादा पक जाती है ये, तो इसका किण्वन होने लगता है। और शर्करा का किण्वन जब होता है तो इससे अल्कोहल बनती है। एक तरह की अल्कोहल है ये आइसोपेंटानॉल। और इसके कारण हम देखते हैं कि इसके अंदर से जो गंध आती है एक अजीब तरह की, वो आइसोपेंटानॉल के कारण आती है। शर्करा का किण्वन होता है, उससे अल्कोहल बनती है और उसके कारण ये गंध आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ द मोस्ट ससेप्टिबल फ्रूट टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से जो ससेप्टिबल है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इनमें से, वो है पपीता। पपीता अगर वाटर लॉग कंडीशन हो जाएगी, पानी भर जाएगा, तो इसका जो तना है जड़ के पास से यहाँ ये सड़ने लगता है, फफूंद का आक्रमण होता है। और ज्यादा समय तक पानी भरा रहा तो पौधा सड़ के गिर जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, एक होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब जलक्रांत। जलक्रांत मतलब जहां पानी भरा रहता है उसको हम जलक्रांत क्षेत्र बोलते हैं। एक होता है लॉजिंग। ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। लॉजिंग क्या है? तो लॉजिंग का मतलब होता है फसल का लेट जाना या गिर जाना, है ना। बरसात में कई बार आप देखोगे, जैसे फसल है, मान लो गन्ने की फसल है, हम बात करते हैं तो थोड़े जमीन के पास से ये इस तरह से, है ना, यूं गिर जाती है, लेट जाती है। कई बार आप देखोगे जमीन के बिल्कुल नजदीक से ऐसे लेट जाएगी। इसको बोलेंगे लॉजिंग, लेट जाना या गिर जाना। जबकि ये वाटर लॉगिंग है, इसका मतलब होता है क्षेत्र का जलक्रांत हो जाना, पानी भर जाना। ये दोनों शब्दों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ एक साथ ये दोनों शब्द बताए हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है, वानस्पतिक रूप से बेर का फल क्या कहलाता है। तो बेर के फल को हम कहते हैं गुठलीदार या ड्रूप। ड्रूप इसे कहा जाता है। इस फल के अंदर आप देखेंगे कि जो ड्रूप प्रकार के फल होते हैं, इन्हें हम स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। स्टोन फ्रूट भी इन्हें कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे इंडोकार्प, इसमें आप देखोगे कठोर गुठली होती है। मीजोकार्प मतलब गूदा होता है, और बाहर की तरफ आप देखेंगे पतला सा छिलका एक्सोकार्प होता है। ये ऐसे जो फल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ड्रूप या स्टोन फ्रूट। तो बेर का फल भी जो है वो ड्रूप या स्टोन फ्रूट में आता है। आम भी इसी के अंदर आता है, आम को भी हम ड्रूप में रखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला फल आता है, एक तना सब्जी है। तना सब्जी, तो तना सब्जी यहाँ पर आप देखोगे इनमें से गांठ गोभी जो है, नोल खोल जिसे हम कहते हैं, ये तने का रूपांतरण है। बाकी जो गाजर है, शकरकंद है, मूली है, ये आप देखोगे ये सब जड़ के रूपांतरण है। जबकि नोल खोल या जिसे हम कहते हैं गांठ गोभी, ये तने का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण है, ये इस तरह की सब्जी होती है, तो इसे तना सब्जी कहेंगे। और बाकी सब जो देख रहे हैं ये रूपांतरित जड़ हैं, जड़ के प्रकार हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, टमाटर में पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी से होता है।
ब्लॉसम एंड रॉट। तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। ये जो रोग है, इस रोग को कई बार आप ऐसा लिखा हुआ देख लेंगे, बेर रोग होता है, बेर। अब ये बेर कुछ नहीं होता है, बेर मतलब क्या हो गया, ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट को इस तरह से बेर लिख देते हैं, और ये कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें आप देखोगे कि जो फल होते हैं, फल में आप देखोगे कई बार इसका जो हिस्सा होता है ये इस तरह का, ये सूखने लगता है, ऐसा सड़ा हुआ सूखा हिस्सा हमारे को नजर आता है, ये है ब्लॉसम एंड रॉट। ये टमाटर का दैहिक विकार है। दैहिक विकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रोगजनक कोई जीवाणु, कोई विषाणु, कोई कवक नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है। तो ऐसे रोगों को हम शरीर क्रियात्मक विकार या दैहिक विकार कहते हैं। तो ये है बेर या ब्लॉसम एंड रॉट। आगे बढ़े तो अगला आता है बैगन के फल किस प्रकार के होते हैं, लंबी वर्तिका वाले, मध्यम वर्तिका वाले, आवासी या छोटी वर्तिका वाले। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना, ये जो प्रश्न आया इसमें उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ये जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न में आ रहा है फल, और अंग्रेजी में क्या है यहाँ पर, फूल। तो वास्तव में फूल ही है। ये प्रश्न यहाँ इसलिए डला हुआ है कि कभी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो आपको अंग्रेजी को ही मानना है, अंग्रेजी को ही मान्य करना है। इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर डला हुआ है, अंग्रेजी ही ज्यादा करेक्ट है। एक बात। अब दूसरी बात आते हैं कि बैगन के जो फल होते हैं कैसी वर्तिका वाले होते हैं, या इसका स्टाइल कैसा होता है। तो लॉन्ग भी होता है, मध्यम भी होता है, मीडियम भी होता है, और स्यूडो भी होता है। देखो जरा यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये बैगन का फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर आप ये देखोगे, ये जो है ये क्या है, स्टाइल। स्टाइल या स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका। अब ये जो वर्तिका है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत लंबी है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मीडियम है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि शॉर्ट है, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसको आवासी कहेंगे, लंबी वाला, मध्यम वाला, छोटी वाला, और इसको क्या बोल देंगे, आवासी। तो सभी प्रकार के पुष्प बैंगन में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर आया है उपरोक्त सभी। वर्तिका या इसको अंग्रेजी में हम स्टाइल बोलते हैं, उसके आधार पर हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, फिलोडी तिल की भयंकर बीमारी है, जो किसके कारण होती है, तो ये एमएलओ के कारण होती है। एमएलओ ये क्या है, एमएलओ जो है ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव है, इसके कारण ये रोग होता है फाइलोडी। अब फाइलोडी में होता क्या है, ये आप देखेंगे यहाँ इस तरह से आप देखोगे कि गुच्छे के अंदर ये बदल जाती है, गुच्छे के रूप में पौधा बदल जाता है, तिल का पौधा ऐसे गुच्छेदार हो जाएगा। अब ये जो एमएलओ है, आपको याद रखना है कि जो भी विषाणु जनित रोग होते हैं, माइकोप्लाज्मा के जनित जो रोग होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो है लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका जो वेक्टर है, मतलब इसको फैलाने वाला, वो होता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है, पत्तियों को खाने वाले जो कीट होते हैं, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये लीफ हॉपर, ये जो है ये इसका वेक्टर होता है। मतलब बीमार से स्वस्थ पौधे में बीमारी को फैलाने का जो काम है, ये लीफ हॉपर करता है। ये तिल की एक भयानक बीमारी मानी जाती है, और जब भी कोई इंसेक्ट वेक्टर डिजीज है, तो उसमें हमारे को जो वेक्टर है उसका कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर मोनोक्रोटोफास को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम तिल और तिल के साथ अरहर को अगर लगाया जाए 6:1 में, तो भी आप देखोगे इस बीमारी का प्रकोप कम होगा। और इसके अलावा इस कीट को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ बात की।
आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है कि केले में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। तो केले के पुष्पक्रम को हम कहते हैं स्पेडिक्स। केले का जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है स्पेडिक्स। ये आप देख रहे हो, ये केले का पुष्पक्रम है, आपको ये नजर आ रहा होगा। ये वाला जो भाग है ये केले का नर पुष्प है, नर पुष्प है ये केले का। केले का जो नर पुष्प है, आप यहां पर देखेंगे कि केले का जो नर पुष्प है इसका केले में कोई भी काम नहीं है। ये नर भाग है, केले का नर पुष्प है। इसका क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि केले में जो फल बनते हैं ये फल पार्थेनोकार्पी के कारण बनते हैं। पार्थेनोकार्पी मतलब बिना परागन निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको हटा भी देते हैं। ये ऊपर आपको ये केले लगे हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे भाग को स्पेडिक्स कहते हैं, और यहाँ पर जो एक एक नजर आ रहे हैं इनको फिंगर कहते हैं। इसके अलावा अम्बेल की बात करें तो ये वाला पुष्पक्रम अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी जो है, अम्बेली फेरी मतलब जैसे गाजर धनिया जिसके अंदर आते हैं उसका पुष्पक्रम ये होता है। ये केटकिन की बात करें, ये जो केटकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सहतूत मलबरी जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको ये नजर आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ड्रैगन फ्लावर जो होता है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला पुष्पक्रम जिसे हम कहते हैं रेसिम। तो केले का पुष्पक्रम कैसा है? स्पेडिक्स। बाकी ये जो पुष्पक्रम हम देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। ये स्पेडिक्स है केले का पुष्पक्रम, ये नर पुष्प है, केले में इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देंगे, चीरा लगा देंगे, उस क्रिया को कहते हैं मटोकी। इसमें पार्थेनोकार्पी के थ्रू जो फ्रूट है, फल है, उनका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल कौन सा है? तो ये जो फल है इनमें से पपीता क्लाइमेट्रिक फल है। अब क्लाइमेट्रिक का मीनिंग क्या हुआ? तो क्लाइमेट्रिक का मीनिंग ये होता है कि तुड़ाई के बाद भी जो फल पक जाते हैं, तुड़ाई के बाद फलों का पकना, ये क्लाइमेट्रिक कहलाता है। तुड़ाई के बाद जो फल पक जाते हैं इन्हें हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। जैसे आम है, पपीता है, केला है, सेवफल है ना। नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब ये पौधे पर ही पकेंगे, बाद में अगर आप सोचोगे तो ये पकने वाले नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जो फल होते हैं उनमें तुड़ाई के बाद भी हम देखते हैं कि श्वसन का काम चलता है, श्वसन होता है, और श्वसन होने के कारण आप देखोगे कि ये फल पक जाते हैं। और ये क्यों होता है? तो आप जानते हो कि जो इथाइलिन है इसके कारण होता है। अब आप बोलोगे कि सर प्लांट में जब ये लगा हुआ था क्या उस समय ऐसा नहीं हो रहा था? तो उस समय हम देखते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा रहती है, और ये जो ऑक्सिन रहता है ये क्या कर देता है? इथाइलिन के प्रभाव को सप्रेस करता है, दबा देता है। ठीक है, तो फिर प्लांट पे जो फ्रूट्स हैं वो कैसे राइप होते हैं? तो आप देखोगे उनके अंदर यहाँ पर ये जो डंठल जैसा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एब्सिसिक एसिड है, एबीए जो है ये सक्रिय हो जाता है, और एबीए क्या करता है? इस डंठल के इधर ऑक्सिन को आने नहीं देगा, और वहां पर ये जो इथाइलिन है ये उस फल को पका देगा। तो क्लाइमेट्रिक फल मतलब तुड़ाई के हार्वेस्टिंग के बाद भी जो राइप होते हैं वो, और राइप्ड फ्रूट जो है जब हम प्लांट से हार्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो क्लाइमेट्रिक
और 9 क्लाइमेट्रिक, ये दोनों क्लियर है। हमारे यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पपीता जो है ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आता है। आगे बढ़े तो अगला आता है उभय एक लिंगाश्रयी प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है। तो ये रामबुटान जो है, ये जो पौधा है, ये जो फल वृक्ष है, इसके अंदर ये पाया जाता है। ये जो रामबुटान है, ये रामबुटान है नेफेलियम लेपासियम, ये इसका बॉटनिकल नेम है ना। सपेंडेसी ये इसकी फैमिली है। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय फल है। लीची जैसा आपको नजर आ रहा होगा, उष्णकटिबंधीय ये फल है। इसमें उभय एक लिंगाश्रयी एंड्रोडायोसियस, एंड्रोडायोसियस टाइप के इसमें फ्लावर होते हैं। एंड्रोडायोसियस प्लांट का मतलब क्या है, जैसे कोई प्लांट है वो इसके अंदर मेल होगा, केवल नर होगा, और किसी में आप देखेंगे कि प्लांट के ऊपर नर मादा ये अलग अलग पुष्प होंगे, या हर्मोफ्लोराइड फ्लावर भी इसमें हो सकते हैं। या तो केवल नर प्लांट होगा, या किसी प्लांट के ऊपर आप देखेंगे नर पुष्प अलग होगा, मादा अलग होगा, या उस पर उभयलिंगी हर्मोफ्लोराइड फ्लावर भी होगा। ऐसा जिसके अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं एंड्रोडायोसियस। एंड्रोडायोसियस हम उसे कहेंगे। ये रामबुटान जो है एंड्रोडायोसियस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता देखने को मिलती है नींबू वर्गीय में। इसमें आप एक बात समझ लेना, बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, JAN। JAN का मतलब है जामुन, आम और नींबू वर्गीय, इनमें बहुभ्रूणता होती है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि एक बीज है, उसके अंदर ये एक भ्रूण है, ये एक भ्रूणी है, जबकि कई जगह आप देखोगे कि एक से अधिक भ्रूण है। आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये भी है और ये भी है। ये आम का बीज है, ये वाला जो हम कह रहे हैं ये बहुभ्रूणी है, और ये जो है ये एक भ्रूणी है। बहुभ्रूणी और एक भ्रूणी, तो एक से ज्यादा भ्रूण जिसके अंदर है वो कहलाता है बहुभ्रूणी। जैसे हम इसमें देखें कौन कौन है, जामुन, आम और नींबू, ये बहुभ्रूणी कहलाते हैं। आगे बढ़े, तरबूज में बीजहीनता निम्न कारण से होती है। तो ये पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी के कारण यहाँ पर बीजहीनता होती है। ये आपको सीडलेस यहाँ पर तरबूज दिख रहा होगा, सीडलेसनेस, बीज रहित जो तरबूज है ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये किसके कारण होती है, तो पार्थेनोकार्पी के कारण। जैसे अभी हमने पढ़ा था केले में, मैंने आपको बताया था कि उसमें भी पार्थेनोकार्पी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पार्थेनोकार्पी है इसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। मादा जो पुष्प है, मादा ही अकेले ही जो फल है उसका निर्माण कर लेती है, इसलिए हमने इसे कहा है पार्थेनोकार्पी। इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो हम इसके लिए लिखते हैं PAAK, पाइनएप्पल, अंजीर, अंगूर, केला। पाइनएप्पल, फिग, ग्रेप्स एंड बनाना, इनमें पाई जाती है पार्थेनोकार्पी।
मादा ही फल का निर्माण कर रही है। उसी तरह से पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है? तो पार्थेनोजेनेसिस ये पौधों में नहीं, ये जीवों में पाई जाती है, जीवों में। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है ये अनफर्टाइल जो एग देती है, अनिषेचित जो अंडे देती है, उससे सैनिक बनते हैं। मधुमक्खी में आपने पढ़ा होगा ये। जबकि पार्थेनोकार्पी प्लांट्स में है और जीवों में हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब यहाँ पर बीजहीनता का कारण जो ट्रिप्लाइडी होता है, इससे भी बीजहीनता होती है। तो अगर पार्थेनोकार्पी ऑप्शन में है तो ये हम लगाएंगे, और पार्थेनोकार्पी नहीं है तो ये लगाएंगे। क्लियर है? तो ये तरबूज में बीजहीनता जो है उसका कारण है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बीज आपको नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आता है, अत्यधिक काट-छांट किस फसल में की जाती है? तो अत्यधिक काट-छांट की जाती है बेर में। बेर में बहुत ज्यादा काट-छांट की जरूरत पड़ती है, करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इस तरह से आप देखोगे कि बेर में यहाँ बहुत ज्यादा काट-छांट की गई है। बेर में काट-छांट बहुत ज्यादा करते हैं। ये की जाती है मई जून के महीने में। मई जून का जो महीना है उसमें ये काट-छांट की जाती है, वर्षा आने के पहले। उसके बाद आप देखेंगे बरसात आएगी, इसके अंदर आप देखोगे बढ़िया तरीके से पौधा जो है फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो अत्यधिक काट-छांट की जरूरत पड़ती है किसमें? बेर में पड़ती है। कब करते हैं? तो मई जून के महीने में ये कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, अमरूद के फल अधिकांशतः लगते हैं, कहाँ लगते हैं? तो 1 वर्ष पुरानी शाखा पर लगते हैं। 1 वर्ष पुरानी अंकुरित शाखा जो होती है उस पर लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अमरूद में। अब ऐसा यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो शाखा होती है, ये वाली, ये इसके पास ये जो शाखा दिख रही, इनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये फूल लगा हुआ है, ये उसका तना जैसा हो गया, या और बहुत पुरानी शाखा यहाँ पर होगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है उसको देखना है। जब हम यहाँ पर कृंतन करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग में आपको एक बात ध्यान रखना है। जब प्रूनिंग, कृंतन या काट-छांट होती है तो चालू मौसम की वृद्धि पर अगर फूल आ रहे हैं तो यहाँ पर कृंतन जो किया जाएगा वो किया जाएगा पुष्पन के पहले। पुष्पन के पहले कृंतन करेंगे, फूल आने के थोड़ा पहले कृंतन करेंगे, क्योंकि कृंतन करेंगे नई शाखा आएगी और नई शाखा पर ही फूल आएंगे। और जैसे ये 1 वर्ष पुरानी शाखा पर आ रहे हैं तो इसमें हम कृंतन करते हैं फल प्राप्ति के बाद। जब हमको फल मिल जाएंगे उसके बाद हम कृंतन कर देंगे, ताकि फलों के बाद नई शाखा आ जाए और अगले साल जब तक फूल लगेंगे तब तक ये शाखा पुरानी हो जाएगी और अगले साल भी फूल आ जाएंगे। तो प्रूनिंग करते समय, काट-छांट करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि फूल कब आ रहे हैं, उसके अनुसार कृंतन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरसों के फल कहलाते हैं। तो सरसों का जो फल होता है वो कहलाता है सिलिक्वा। सरसों के फल को हम सिलिक्वा कहते हैं। अब ये सिलिक्वा क्या है? तो सिलिक्वा को आप देख सकते हैं कि सिलिक्वा आपको यहाँ चित्र में अलग ही नजर आ जाएगा कि इसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर केंद्र में इसके फल नजर आ रहे होंगे। स्प्लिट फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड, स्प्लिट फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड, सीट अटैच्ड टू सेंट्रल रेप्लम। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। इस तरह से इसका जो कोड होता है, इसके अंदर जो फल हैं ये इस तरह से जमे होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। इसको हम कहते हैं सिलिक्वा। इसे सिलिक्वा कहा जाता है। ये किसके फल हैं? सरसों वर्गीय के या मस्टर्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख होता है।
प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख है उत्पादन इकाई। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या है? कई बार यहां ऐसा लगता है कि आय व्यय इकाई, जिसे हम बजट बोलते हैं, भाई ये भी जरूरी है, बट ज्यादा जरूरी क्या है? उत्पादन इकाई। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्पादन सही होगा तो ही आपका बजट भी सही होगा। केवल बजट बनाने से काम नहीं चलता है। उत्पादन जब होगा, आपका उत्पादन होगा तो ही माना जाएगा कि आपका प्रबंधन सही है। तो जो उत्पादन इकाई है, जो प्रोडक्शन देने वाली इकाई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आय व्यय इकाई। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो ज्यादा आंसर करेक्ट यहाँ पर क्या आएगा? उत्पादन इकाई जो है, ये आंसर हमारा आएगा। इसके बाद आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, आम का पेड़ जो छोटे कद का होता है, छोटे कद का पेड़ आम में कौन सा है? तो आम्रपाली। आम्रपाली जो है आम की एक संकर किस्म है, जो कि दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ADN। ये छोटे कद का पौधा होता है। छोटे कद का मीनिंग है क्या है? जिसका फसल अंतरण कम है। इसका फसल अंतरण होता है 2.5 गुना 2.5 मीटर। फसल अंतरण मतलब पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी। सामान्य आम का जो पेड़ है, इसका फसल अंतरण होता है 10 गुना 10 मीटर। लेकिन आम्रपाली में अंतरण बहुत कम है, 2.5 गुना 2.5। कम हाइट का पौधा होता है, इसलिए हमने इसको ड्वार्फ मैंगो प्लांट की वैरायटी कहा है, आम्रपाली। और यही कारण है कि जो गृह वाटिका होती है, गृह वाटिका या किचन गार्डन जो है, किचन गार्डन में लगाने के लिए बेस्ट है। हमारे घर के आसपास अगर हम लगा रहे हैं, किचन गार्डन में अगर हम आम लगा रहे हैं, 10 बाई 10 मीटर का लगा दिया तो पूरी जगह आम एक ही घेर लेगा। तो वहां पर हम ये छोटा पौधा लगा सकते हैं। गृह वाटिका के लिए ये उपयुक्त है। आगे बात करें, प्याज के भंडारण के समय अंकुरन को रोकने के लिए क्या डालते हैं? तो ये जो मेलिक हाइड्रोजाइट है, इसका उपयोग किया जाता है। ये अंकुरन को रोक सकता है। जैसे भाई हम प्याज का भंडारण कर रहे हैं, जैसे ये प्याज है, हमने इसका भंडारण किया। अब अगर ये भंडारण में रखे रखे अंकुरित होने लगा, है ना, ये ऐसा प्याज कोई खरीदेगा क्या? इस अंकुरन को रोकने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं मेलिक हाइड्रोजाइट का। करीब इसको 300 से लेकर 2000 ppm, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मेलिक हाइड्रोजाइट जो है, इसके अंकुरन को रोक देता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास है, आलू की सिंचाई की सबसे नाजुक अवस्था कौन सी है? तो 25% ट्यूबर बनने पर। नाजुक अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? क्रिटिकल स्टेज का मीनिंग होता है कि जिस समय नमी नहीं होने पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उस स्टेज को हम क्रिटिकल स्टेज कहेंगे। तो 25% कंद बनते समय आलू के अंदर हम देखते हैं कि सबसे जरूरी होता है सिंचाई। इसे क्रिटिकल स्टेज कहा है। इसमें हमको सिंचाई जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोमेटिक संकरीकरण से बायो तकनीक द्वारा विकसित सरसों की प्रथम किस्म कौन सी है? तो ये है पूसा जय किसान। अब ये सोमेटिक संकरीकरण क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब संकरण कराते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक हम जो कोशिका है का केंद्रक लेंगे, है ना। कोशिकाओं के बीच यहाँ संकरण हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा कि दो वैरायटी में हो रहा। इसीलिए यहाँ पर क्या आया? बायो तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है।
है ना। तो एक हमने कोशिका का केंद्रक लिया और दूसरा हमने जो कोशिका ली, दूसरी केंद्रक रहित कोशिका, एक कोशिका से केवल केंद्रक लिया और दूसरी हमने क्या ली, केंद्रक रहित कोशिका, और इन दोनों का डिफ्यूजन जब कराते हैं और इससे जो वैरायटी डेवलप होती है उस वैरायटी को या उस तरीके को कहा जाता है सोमेटिक संकरीकरण। और ये जब कराया गया सरसों में तो जो वैरायटी पहले बनाई गई उस वैरायटी का नाम है पूसा जय किसान। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है उसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। हम सेल्स लेंगे, डिफरेंट टाइप की सोमेटिक सेल्स लेंगे। एक सेल से हमने क्या लिया, न्यूक्लियस लिया, सेकंड से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया और इन दोनों का डिफ्यूजन कराया और उससे जो नई वैरायटी डेवलप हुई वो वैरायटी जो है मस्टर्ड की कौन सी है, पूसा जय किसान। इसके बाद आगे बढ़े, अगला प्रश्न है केले एवं आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का धुआं देते हैं केले को पकाने के लिए और इससे इथिलीन बनती है और फल पक जाते हैं। ये क्या है ये ऊपर, तो ये है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि हम परिरक्षण में यूज करते हैं, फल सब्जी परिरक्षण में यूज करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या है, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका क्या उपयोग है, तो हम इसको गन्ने में सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। और ये क्या है, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। तो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 काम में आता है। ये हम आम और केले को पकाने के लिए उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? तो 1 क्यूसेक जल होता है 780 लीटर पर मिनट। अब यहां पर आपको एक बात समझना पड़ेगी। 1 क्यूसेक क्या होता है? 1 क्यूसेक का मीनिंग होता है 1 घन फीट प्रति सेकंड, और 1 घन फीट प्रति सेकंड का मीनिंग होता है 28.317 लीटर। मतलब 1 सेकंड में 28.317 लीटर जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, लीटर पर मिनट। 1 सेकंड में 28.3 है तो 1 मिनट में कितना होगा, इसमें हम 60 का गुना कर देंगे तो ये जो है लगभग 1700 लीटर के आसपास आएगा। 1700 लीटर के आसपास आएगा। ऑप्शन में ये जो है, ये वाला ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है, ये नियर लग रहा है, इसलिए इसका उत्तर लगा देंगे 1780। 1 क्यूसेक में अगर 1 सेकंड में 28 लीटर है तो 1 मिनट में कितना जाएगा। आगे बढ़े। 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के कितने पौधे लगा सकते हैं? तो इसके पौधे आएंगे 1600। अब ये पौधे आम्रपाली के कितने पौधे 1 हेक्टेयर में आएंगे ये हमको निकालना। तो देखो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या अगर निकालना है तो हमारे पास एक फार्मूला है, 10,000 बटे में आएगा फसल अंतरण। दस 10,000 बटे फसल अंतरण। अब 10,000 हमने क्यों रखा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में पूछा है इसलिए। अगर 2 में पूछेगा तो 20,000 हो जाएगा या 2 का गुना करेंगे। अब 10,000
बटे फसल अंतरण की बात कर रहे हैं तो आम्रपाली में अभी मैंने आपको बताया था 2.5 गुना 2.5 ये फसल अंतरण होता है। जब हम इसको काटेंगे उत्तर आ जाएगा 1600 पौधे। इस तरह से अगर फसल अंतरण आपको पता है तो आप किसी भी पौधे के अंदर 1 हेक्टेयर में कितनी संख्या लगेगी, 10 में कितनी लगेगी, वो ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 2012, 11 और 10 के पेपर हमने हल किए हैं। इस तरह से हमने 2010 से लेकर 2019 तक के सभी पेपर बीएचयू के जो थे उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर बात की। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए 2019 से लेकर मैंने अभी तक के एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे चीजें आपको बताई है। आप उन वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से देखकर आप अपनी बढ़िया तैयारी करें और बिना किसी दबाव के, बिना टेंशन के आप एग्जाम के लिए तैयार रहें। आईसीआर का एग्जाम है, बीएचयू का एग्जाम है और इसके बाद पीएटी का एग्जाम भी आने वाला है। इन सारी परीक्षाओं में एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ ही आपको बता दूं कि एग्जाम में जब भी आप जाएंगे टेंशन जो है साथ में लेकर नहीं जाना है। वहां जाने के बाद हमें केवल प्रश्न और हमारे को उसको कैसे हल करना है उसी पर कंसंट्रेट करना है, उसी पर ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो बीएचयू की परीक्षा है उस परीक्षा में मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर रहेगा। एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपको उसमें एग्रीकल्चर करना है। एग्रीकल्चर के बाद केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी करना है। एग्रीकल्चर जल्दी करेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करना। तो जल्दी से आपको पहले ये कर देना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री में अगर पहले उलझ गए हो सकता बाद में टाइम कम पड़ जाए और हम एग्रीकल्चर के सरल प्रश्न जो हैं उनको भी छोड़ दें। इसी तरह हमको आईसीआर में भी ध्यान रखना है। अगर हम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से शामिल हो रहे हैं तो हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री सॉल्व करना है। अगर हम पीसीए से शामिल हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो हमें पहले एग्रीकल्चर हल करना चाहिए, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ही हमारे को क्रम रखना है। लास्ट में पीएटी आएगा। पीएटी में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पीएटी में आपको जो एग्रीकल्चर है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायोलॉजी है, ये हमको सीक्वेंस रखना है। क्रॉप, एनिमल, बायोलॉजी, पहले हम इनको सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पर आएंगे और लास्ट में फिजिक्स और मैथ्स में से आपको जो ज्यादा अच्छा लगता हो पहले उसको सॉल्व करो। ये सीक्वेंस अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। एक बात और बोल दूं, कई बार हम क्या करते हैं कि शुरुआत में 1, 2, 4 प्रश्न देखकर ही हम हमारी जो उम्मीद है उसको खो देते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना कि पेपर में पहला, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हो सकता है कई बार टफ आ जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पेपर टफ होगा। इसलिए आपको कोई प्रश्न जैसा कठिन लग रहा है तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। जहां से हमसे बनना शुरू होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर हो जाएगी, आधा 1 घंटा जब आप वहां बिता देंगे सेंटर पर तो आप रिलैक्स हो जाओगे और फिर आपको पुराना भी याद आ जाएगा। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स होके जाना है। अभी एग्जाम के जो समय है 4 दिन 6 दिन पहले तक जितनी मेहनत हो जाए कर लो, लेकिन लास्ट जब एग्जाम आएगी उसके 1 दिन पहले हमारे को बढ़िया नींद लेकर पूरी तरह से सोकर अच्छे से एग्जाम देने जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है अगर थका हुआ रहेगा तो वहां पर आपको चीजें याद आसानी से नहीं आएगी। रिलैक्स होके जाओगे आपको चीजें आसानी से याद आ जाएगी और आसानी से याद आ जाएगी, आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। दूसरी एक बड़ी बात और बता रहा हूं मैं आपको, देखो इस साल ये कोरोना के कारण सेंटर पर पहुंचना ये हमारे लिए कठिन हो गया है। दूसरा, सेंटर पर भी पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना
जहां पर भी आपका सेंटर आए, एक दिन पहले किसी भी हालत में वहां पहुंचकर सेंटर को फिजिकली जाकर देखकर आना है, क्या यही सेंटर है। दूसरी बात, अगले दिन जब हमारा पेपर रहेगा तो वहां हम कैसे पहुंचेंगे, उसका कन्वेंस साधन जो है वो आपको निश्चित रखना है। और एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वहां कम से कम 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, थोड़ा बहुत खा के जाएं, नाश्ता करके जाएं या अपने साथ कुछ चीज लेकर जाएं और बढ़िया रिलैक्स होकर अपने माता पिता को याद करो, है ना, जो तैयारी हमने की उस पर विश्वास रखो और आप बहुत अच्छा करेंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मैं और कोचिंग आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से कर रहे हैं। थैंक यू।